सो वेलकम इन दिस वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आपको बस इस एक वीडियो देखना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड तक, पढ़ाई तक, सिलेबस तक, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा आपका खर्चा होगा, everything I will discuss in this video. So please watch this video completely. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मान सकते हैं, लेकिन आपको पूरा देखना है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या बातें आपको बताना है। तो लाइन में लाइन आपके साथ हम बात करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की। देखिए बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सारे गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी फ़ीस भी बहुत कम है, बहुत कम होती है। बिहार के बाहर आप जाएंगे, कोई भी कॉलेज हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लगती है, ठीक ना। 8-10 लाख रुपये आपको लग जाएंगे पूरे 4 साल का बीटेक करने में। लेकिन यहाँ पर बहुत सस्ते में आपका हो जाएगा। वो भी बताएंगे आपको आगे कि कितना आपको खर्चा पड़ेगा, बीटेक करते हैं बिहार से तो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। और सरकारी कॉलेज हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सरकारी कॉलेज हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत कम फीस लगता है सारी चीज़ें। अगर आप और कैटेगरी वाइज यहाँ पे पैसे लगते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ABC हैं, SC ST हैं, तो एग्ज़ाम फ़ी में भी आपको छूट मिलता है। एग्ज़ाम फ़ी कितना लगता है सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कितना फ़ीस लगता है, ठीक है। वैसे मैंने फ़ीस के बारे में नहीं लिखा था यहाँ पर, तो फीस के बारे में भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो फीस कितना लगता है, चलिए मैंने फ़ीस के बारे में भी लिख दिया और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया, ठीक है। तो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, आपको 2 एग्ज़ाम्स हैं जिससे आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो उसके लिए भी एक अलग एग्ज़ाम है। जैसे मैंने आपने 12th कर लिया PCM से, मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ से PCM से आपने 12th कर लिया, तो आप डायरेक्टली JMENS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। JMENS के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कितना परसेंटेज होना चाहिए JMENS में, कितना स्कोर होना चाहिए, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में आगे हम बात करने वाले हैं, ओके। तो 2 एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं 12th के बाद। अगर JMENS आप दे सकते हैं, और दूसरा है BCEC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ये बिहार का है अपना, ठीक ना। वो वही एडमिशन कराता है सब चीज़ का। तो BCEC के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और एक JMENS है, JMENS के थ्रू, और एक BCC, ये दोनों के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो BCCLE का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो भी BCC ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब आपको यू शुड टेक एडमिशन और नॉट, बिहार इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि बिहार से इंजीनियरिंग मत करो, और बिहार के वैसे बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बेरोजगार बोलते हैं कि बेरोजगार होते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलता है। बात सच है, ठीक है, बात सच है कि जॉब नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको बाद में मिलेंगी, जो अदर स्ट्रीम्स में नहीं मिलती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो और आपको एडमिशन कब लेना चाहिए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, कब नहीं लेना चाहिए, इसके लिए ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आपका JMENS में रिज़ल्ट अच्छा आता है, ठीक ना, अगर JMENS में आप अच्छा खासा पढ़ने में हैं, आप होशियार हैं या फिर इंटेलिजेंट है पढ़ने में, और JMENS में आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको बिहार में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैं सीधा बात करूँगा, अगर आपके 95 से ज़्यादा परसेंटाइल हैं तो आप बिहार के बाहर जाइए, NIT मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई NIT मिल जाएगा। नहीं तो आप IIT की प्रिपरेशन कीजिए, जो एडवांस दीजिए। IIT हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। मैं इसलिए बताता हूँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, आपको बता देना ज़रूरी है, अभी बता देना ज़रूरी है, आपको पता लग जाना चाहिए कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सोचिए कि आपका कम परसेंटाइल में भी हो जाएगा एडमिशन, 40-50 परसेंटाइल में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप और एक एक्स्ट्रा टाइम लेके, ड्रॉप आउट लेके आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका 20 से 25 परसेंटाइल में भी आपका बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपका मनछाप ब्रांच में, ठीक है। तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम और प्रिपरेशन करें, NIT में जाएँ, IIT में जाएँ, तो आप बेशक प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है।
और अगर 95% परसेंटाइल से ज़्यादा है तो बिहार में एडमिशन नहीं लीजिए। मैं सीधा से बात करूँगा क्यों नहीं लेना चाहिए, वो अभी मैं आगे बताऊँगा, आपको सीधा क्लियर हो जाएगा पूरी बातें कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका परसेंटाइल कम आता है तो आप बेशक ले लीजिए एडमिशन, मैं आपको कहूँगा कि ले ही लीजिए एडमिशन। अगर कम परसेंटाइल आता है, आप बार बार एग्जाम्स दे रहे जेमेंस का और अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, ठीक है। और मैं ये भी बात करूँगा कि अगर आपने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर लिए, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर लिया, तो क्या आप आईआईटी में जा सकते हैं, एनआईटी में बाद में जा सकते हैं, तो ये भी बात करेंगे, क्योंकि इसका आंसर है हाँ, यू कैन गो इन आईआईटी, यू कैन टेक एडमिशन इन आईआईटी एंड एनआईटी आफ्टर डूइंग बीटेक इन बिहार इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बिहार में कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट हैं। जितने 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, और 38 डिस्ट्रिक्ट्स में एक इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ओके, ठीक है। और सब में अलग अलग ब्रांचेज हैं, 5-6 ब्रांचेज सब इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज नए हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत पुराने हैं, ओके। तो ब्रांचेज की बात करें तो बिहार में ब्रांचेज में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। देखिए, जो टॉप ब्रांचेज हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ये चारों जो है कॉमनली सब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में देखे जाते हैं। लेकिन कुछ नए ब्रांच भी ऐड हुए हैं पिछले साल, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, एस्ट्रोनॉट इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था जहाँ तक मुझे पता है। तो ये भी खुला है, केमिकल इंजीनियरिंग भी ब्रांच एक नया आया है, और लेदर टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है, और 2-3 नए ब्रांच हैं जो मैं भूल रहा हूँ अभी, आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में भी पता चल जाएगा अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं तो, ठीक है। हम इसमें बीटेक सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, सेमेस्टर के बारे में बात भी करेंगे, एग्ज़ाम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जेमेंस का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस में अब प्रोसेस में बता रहा हूँ कि कैसे होता है आपका एडमिशन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जेमेंस का आपने एग्ज़ाम दे दिया या फिर बीसीसी का एग्ज़ाम दे दिया। अगर आपने जेमेंस का एग्ज़ाम दिया है तो बीसीसी का एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने जेमेंस के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपने जेमेंस का एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया है। अब क्या करेगी, जो बीसीसी है वो यूजीएससी का काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, यूजीईएसी का काउंसलिंग कंडक्ट कराती हैं। सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा, रजिस्ट्रेशन का डेट जब भी आएगा आई विल टेल यू, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस पर आपको बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन सारे स्टूडेंट्स एक टाइमलाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो कुछ दिनों के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के कुछ दिनों के बाद, 5 से 6 दिन या 10 दिन के बाद उसका रैंक कार्ड निकलेगा परसेंटाइल के अनुसार। जिसका परसेंटाइल सबसे ज़्यादा रहेगा उसको अच्छे रैंक मिलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपका रैंक कार्ड निकलेगा, और उसी रैंक कार्ड के अनुसार आपका बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे ब्रांचेज में एडमिशन होगा, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन भी है, आपका कास्ट भी मैटर करता है, ठीक है। कास्ट भी मैटर करता है रिजर्वेशन के अनुसार। गर्ल्स के लिए 33% का रिजर्वेशन है, शायद इस बार से है, पिछली बार से ही रिजर्वेशन चालू कर दिया है गर्ल्स के लिए 33% का। तो 33% सीटें रिजर्व रहती हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दी मैंने। रैंक कार्ड निकल जाएगा। रैंक कार्ड निकलने के बाद चॉइस फिलिंग होगा कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, आप दीजिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग कीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, एक लिस्ट दीजिए। जैसे अपना 12th में एडमिशन लिया होगा, अगर 11th में एडमिशन लिया होगा तो आपने एक रैंक लिस्ट दिया होगा, हमको ये कॉलेज में ये चाहिए। उसी तरह आपका यहाँ भी होता है कि आप चॉइस फिलिंग कीजिए, आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, वो चॉइस फिलिंग में आपको बताना पड़ेगा। और जिस तरह का रैंक होगा उस तरह से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। 2 राउंड होते हैं मेनली, एक तीसरा राउंड भी होता था पहले मॉपअप राउंड, तो मॉपअप राउंड को हटा दिया गया, अब मेनली 2 राउंड होते हैं। तो चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद आपको पहला राउंड में सीट अलॉट किया जाता है कि आपके रैंक के अनुसार आपको ये कॉलेज में आपको ये सीट मिला है, यानी ये ब्रांच आपको मिला है। अगर मान लीजिए कि, तो आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि 3 दिन के अंदर वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना है या तो अपग्रेडेशन करना है। यहाँ अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, तो अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपको वो ब्रांच या फिर वो कॉलेज पसंद नहीं आया तो आपको एक और मौका दिया जाएगा। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो जो आपका चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आपको मिला रहेगा उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिल सकता है, दूसरे राउंड में मिल सकता है अगर आपका रैंक अच्छा हुआ तो। 2 चांस मिलते हैं, यानी कि 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड होते हैं।
ये हुआ। ठीक है, अगर दूसरे राउंड में भी आप एडमिशन नहीं लेते, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको दूसरे राउंड का वेट करना पड़ेगा। दूसरे राउंड में अगर कोई कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है तो या तो एडमिशन लीजिए या तो अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड करने या फिर एडमिशन लेने, दोनों ही केस में आपको कॉलेज पे जाना होगा। कितना एडमिशन में पैसा लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक ना, वो भी आपको आगे बताऊँगा कितना पैसा लगता है। ये सारी चीज़ आप समझ गए, ठीक है। परसेंटाइल आपका डिफ़र करता है, आपके ब्रांच पे मैटर करता है कि आपको कौन सा ब्रांच आपको चाहिए, या परसेंटाइल के अनुसार ही कॉलेज मिलता है। तो आपका परसेंटाइल कौन सा ब्रांच आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंटाइल पे मिलेगा, जब तक रैंक कार्ड नहीं निकला है। लेकिन जब आपका रैंक कार्ड निकल जाता है तो आपको रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा, ठीक ना। तो आपको जो ब्रांच पसंद रहेगा वही ब्रांच आपको चॉइस फिलिंग में डालना है। ऐसा नहीं कि सारे ब्रांच डाल दिए, सारे कॉलेज डाल दिए तो आपको मन चाहा कॉलेज या फिर मन चाहा आपको ब्रांच नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है किसी फील्ड में, तो इस हिसाब से ही ब्रांच आपको चूज करना है। ओके, बीटेक की सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो जनरली बीटेक में जो है 8 सेमेस्टर होते हैं। 11th-12th में तो आपने नहीं देखा हुआ, सेमेस्टर वाइज का कोई नहीं था मैटर। अगर आप पॉलिटेक्निक किया है तो आपको पता होगा सेमेस्टर क्या होता है। अगर आपने 12th से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा सेमेस्टर क्या होता है, ठीक ना। बीटेक में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, और एवरी सेमेस्टर में, यानी कि जितने भी सेमेस्टर होते हैं 8 सेमेस्टर में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, और सारे सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं। मान लीजिए कि आगे इस सेमेस्टर में आपने सारे सब्जेक्ट में फेल कर गया तो आपको अगले सेमेस्टर में तो मौका मिल जाता है, जब आप आपके जूनियर से उस हिसाब से आएंगे। तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। तो एवरी सेमेस्टर में आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, कि इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आप एक सेमेस्टर पास कर जाते हैं तब आप दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, ठीक ना। तो आपको सेमेस्टर पास करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा मौका मिलता है उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने का, ठीक है। ये जैसे 12th में होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल किए तो आपको फेल कर दिया जाता है, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, या फिर आप कंपार्टमेंट करता है। ऐसा नहीं हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। फीस की बात करते हैं, वो तो समझ लिए कि 2 एग्ज़ाम्स होते हैं प्रत्येक सेमेस्टर में, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। प्रैक्टिकल वाइवा ये सभी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक ना। असाइनमेंट भी आपको लिखवाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉलेज में आने के बाद पता चलेगा, यहाँ बताना फ़ायदेमंद नहीं है आपको। ओके, फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस बहुत ही मिनिमल है, बहुत कम फीस है यहाँ बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आप बिहार के बाहर या फिर प्राइवेट कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं बहुत ज़्यादा फीस लगता है। 8 से 10 लाख रुपये आपको इंजीनियरिंग में 4 साल के इंजीनियरिंग में खर्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है फ़ीस। जैसे कि एग्ज़ाम हर सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम फ़ीस जमा करना पड़ता है, और एक डेवलपमेंट फ़ीस जमा करता है। तो डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 रुपया लगता है हर साल लगता है डेवलपमेंट 2500 रुपये, यानी 4 साल का है तो 2500, यानी कि 1 साल में 2500 लगता है, तो 4 साल में आप समझ सकते हैं कितना लग जाएगा, ठीक है। और 3700 रुपया आपको हर सेमेस्टर 3700 रुपया आपको एग्ज़ाम फ़ी देना होगा, ठीक है। प्रत्येक सेमेस्टर में 3700 रुपये एग्ज़ाम फ़ी लगता है जनरल, ABC, OBC के लिए। और अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो 700 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ी लगेगा। तो समझ सकते हैं कि कितना खर्चा, और बाकी कुछ फ़ीस नहीं लगता है, एक्स्ट्रा फ़ीस कुछ नहीं लगता है। यही फ़ीस 2 मेन फ़ीस हैं जो आपको लगता है, और बाकी कोई फ़ीस नहीं लगता है। अगर आप हॉस्टल में लगते हैं तो हॉस्टल का अलग चार्ज रहता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना आपसे हॉस्टल फ़ी ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर पूरा एकेडमिक की बात करें 4 साल की, तो आपको 35,000 में आपका पूरा बीटेक हो जाएगा। 35 से 40,000 तक मैक्सिमम मान के चलिए, 40,000 में पूरे 4 साल का आपका बीटेक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप रहने खाने का अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में चल गए हैं तो आपको रहने खाने के लिए तो आपको पैसा लगेगा, वो अलग पैसा हो गया। मान लीजिए कि आपके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके घर के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आपका 40,000 में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक पैसा एक्स्ट्रा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतना कम खर्चा होता है बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक करने में। अगर आप हॉस्टल फीस रहते हैं, जैसे कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं हॉस्टल के यहाँ फ़ीस बता देता हूँ। 1250 रुपया रूम रेंट लगता है, और मेस का चार्ज है 3000, तो 4250 रुपया मुझे 1 महीना का खर्चा पड़ता है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है ना। आप हॉस्टल पे आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं।
सही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, आप बाहर भी रह सकते हैं, हॉस्टल के बाहर भी रह सकते हैं, या फिर आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉलेज शहर में होता है तो लोग बाहर रूम लेकर रहते हैं, तो आप रह सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कॉलेज में आने के बाद आपने सारी चीज़ें समझ ली कि एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या करना पड़ता है, फ़ीस कितनी होती है, ब्रांचेज बहुत सारे हैं, कौन कौन सा ब्रांच लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांच लें। जो मैं आपको एक सजेशन ये भी दे देता हूँ, जिसमें आप इंटरेस्ट हो वही ब्रांच लेना। सारे ब्रांचेस के बारे में सबसे पहले आपको रिसर्च कर लेना है, अपने सारे ब्रांच के बारे में। बिहार इंजीनियरिंग जितने भी ब्रांच है, सारे ब्रांच के बारे में रिसर्च कर लेना है, और उस हिसाब से आपको अपना ब्रांच चूज़ करना है कि हमको कौन सा ब्रांच में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट का ब्रांच नहीं मिला ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक ना। तो सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मेरा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में मैं पास हो गया, एग्ज़ाम दिया, मैंने पास हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में गया, सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट थे, चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मैं पास हुआ। उसके बाद तीसरा सेमेस्टर में गया, तीसरा सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट था। इस तरह के 4-5 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आपके होते हैं, और सारे सब्जेक्ट में आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक ना। इंटरनल एग्ज़ाम आपके कॉलेज के फैकल्टी पे डिपेंड करता है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी तय करती हैं, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कॉलेज में जाएँ तो आपको स्किल पे ध्यान देना है, ना कि अपने जैसे 11th-12th में रट्टा मार के पास कर गए, नहीं। आपको स्किल पे काम करना होगा। जैसे अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास एक अच्छा कोडिंग स्किल है, आपके पास एक अच्छा लीडरशिप स्किल है, तो ये सारे स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। विभिन्न तरह के स्किल्स होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती है कॉलेजेस में, फेस्ट होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहना, जैसे आपके स्किल्स बढ़ें। ये सब करनी होती है जो फर्स्ट ईयर से आपको चालू कर देने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट्स बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट्स ना के बराबर होता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, 1% के आसपास होता होगा, 99% नहीं होता। आपको बाहर जाना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, कंपनियों को खुद से अप्रोच करना पड़ेगा। आपको कॉलेज आपके लिए बहुत कम हेल्प करेगी, आपको कॉलेज एक जॉब पाने के लिए। और जॉब आपको आपके रिजल्ट के अनुसार नहीं मिलता है, आपके स्किल के बेसिस पे मिलता है। ये आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताई जाएगी कि अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको स्किल पे ध्यान देना है। वो ज़माना चला गया जब आप रिजल्ट के बेसिस पे जॉब लेते थे, अब आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एआई आ गया है और पता ही होगा कि एआई जॉब्स खा रहा है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा, खुद को प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो प्लेसमेंट की बात कर ली मैंने। प्लेसमेंट होता है 4-5 लाख का प्लेसमेंट हो जाएगा, 4-5 LPA, ठीक ना, लाख पर एनुअल होता है, सालाना बेसिस पे LPA का मतलब, ठीक ना, 5 लाख हर साल ऐसे करके होता है, ठीक ना। CTC अलग चीज़ होता है, CTC के बारे में आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा CTC क्या होता है, ठीक ना। आप बहुत सारे वीडियो में अगर देखे होंगे तो LPA, तो जैसे देखा जाता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में 3.5 LPA, 4.5 LPA, इससे ज़्यादा का नहीं लगता जॉब, इससे ज़्यादा का जॉब नहीं लगता है, ठीक है। सारे ब्रांच का प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, सारे ब्रांच का प्लेसमेंट होता है। अगर आपके पास स्किल है तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, स्किल नहीं है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। सरकारी जॉब का भी ऑप्शन होता है, आप सरकारी जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि विच कॉलेज हैव बेस्ट प्लेसमेंट, ठीक है। विच कॉलेज हैव बेस्ट प्लेसमेंट, कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसके पास बढ़िया प्लेसमेंट देता है जो कॉलेज। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कॉलेज है जो कि अच्छा प्लेसमेंट देता है, फिर भी जो एक MIT मुजफ्फरपुर है बिहार का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें प्लेसमेंट कुछ अच्छे खासे होते हैं। MIT मुजफ्फरपुर क्यों बढ़िया कॉलेज हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊँगा कि वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है वो। ओके, सारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया होता है तो सब में होता है, नहीं होता है तो किसी में नहीं होता है, ऐसा सिचुएशन है। तो सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, कोई कॉलेज ख़राब नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं, स्किल डेवलप करते हैं कि नहीं। विच ब्रांच हैज बेस्ट प्लेसमेंट,
तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है और सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वो CSE ब्रांच का, CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। और एक अच्छा ब्रांच भी माना जाता है अभी के समय के लिए। ठीक है, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, AI में इंटरेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड यू लर्न इन इंग्लिश। देखिए, आपको एकेडमिक्स जो पढ़ाई होती है वो तो पूरी करनी ही करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपको है कि आपको अपने स्किल पे भी ध्यान देना होगा, कोडिंग सीखनी होगी, कंपनी को जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एक बात और बताओ, मान लीजिए कि आपको UPSC करना है तो आप कोडिंग पे ध्यान नहीं देना है आपको। मान लो कि आपको फ्यूचर प्लान है आपकी UPSC करना है, तो आप एकेडमिक्स की पढ़ाई पूरी अच्छे से कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे CGPA लाइए, और एक दो स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, ठीक है, ये सब आप डेवलप कीजिए और बाकी UPSC के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है ना, अगर आपको जॉब नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको जॉब लेना है तो आपको स्किल पे काम करना ही पड़ेगा। कॉलेज लाइफ, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज लाइफ अच्छे से जीना है। ये 4 साल की जो ज़िंदगी होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैं ये समझता हूँ कि 4 साल जो मैंने बिताए हैं कॉलेज में वो मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, मैंने क्या क्या सीखा और आगे ये मुझे कैसे हेल्प करेंगे, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी जब आप कॉलेज में आएंगे। कॉलेज के 1 साल बीतेगा, आपको कब बीतेगा कॉलेज टाइम ही नहीं पता चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर आपको ऐसे बीत जाएगा जैसे कुछ कब आई कॉलेज कब बीतेगा। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ आपको अच्छे से जीना है, बहुत बढ़िया तरीके से जीना है, हर एक चीज़ को एंजॉय करना है। हॉस्टल्स लेने चाहिए कि नहीं आपका। देखिए, हॉस्टल्स फर्स्ट ईयर मैं बाहर में रहा था, हॉस्टल्स लेने के बाद ना आपको सारे स्टूडेंट से जुड़ा हो जाएगा। मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में नहीं रहा, तो कॉलेज से मेरा 3-4 किलोमीटर दूर रूम था, बाहर था, तो मैं हॉस्टल में नहीं था तो ठीक था, अच्छा लग रहा था। जब हॉस्टल में आया तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं हॉस्टल में। अगर आपकी इच्छा है तो हॉस्टल में आइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हॉस्टल आपको कोई बोलेगा कि हॉस्टल नहीं लगेगा, हॉस्टल में आप जाओगे तो बिगड़ जाओगे। ठीक ना, बहुत अच्छी भी होती हैं, बुरी भी चीज़ होती हैं। जो स्टूडेंट अपने आप को संभाल पाते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, जो नहीं संभाल पाते हैं उनके लिए बुरी चीज़ है। ठीक है, तो हॉस्टल आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते ठीक है, लेकिन लास्ट के 1 साल आप हॉस्टल में आ जाइएगा। फाइनल ईयर में हॉस्टल ले लेना, मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आपको इच्छा नहीं लेने का हो तो फाइनल ईयर में मैं कहूँगा कि कम से कम फाइनल ईयर में आके हॉस्टल लाइफ जी लेना 1 साल, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में बहुत मज़ा आता है। ठीक ना, लेकिन ओके, फ्रेंड्स आपको बनाने हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, आपके साथ रहें, दोस्त अच्छे बनाने हैं। और कॉलेज आओगे तो आप सबके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कैसा भी इंसान हो दोस्त बन ही जाते हैं 1-2 अच्छे। ठीक ना, ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाना है, दोस्त तो सारे रहेंगे कॉलेज में, लेकिन 1-2 अच्छे दोस्त बनाना है जो आपको हेल्प करें सारी चीज़ें में। दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोस्त आपको बन जाएंगे, कॉलेज आइएगा तो पता चल जाएगा। बात करते हैं सोशल एक्टिविटीज़। बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सब एक्टिविटीज़ में आपको पार्ट लेना है, सारी चीज़ें में एक्टिव रहना है। ठीक ना, कॉलेज में टेक फेस्ट भी होती हैं, सारे टेक फेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करते रहना है, जिससे आपकी स्किल मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपका हेजिटेशन दूर होगा। ठीक ना, स्टेज फियर आपको पहले ही हटा देना, फर्स्ट ईयर में स्टेज फियर को गायब कर देना है। ठीक है, पार्टीज़ भी होती हैं बहुत सारे कॉलेज में, जैसे देखिए फ्रेशर पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है। ठीक है, इंजीनियर्स डे मनता है, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में कभी बोरिंग फील नहीं होगा, समय समय पर आपको कुछ न कुछ होते रहता है, और ये सब स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं। आप ही लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, आप ही लोग उसको मनाएंगे, तो मज़ा आएगा कॉलेज में। ठीक ना, यही सब कॉलेज आपको 4 साल बोर नहीं लगेगा, बोरिंग फील नहीं होगा 4 साल में। बात करते हैं फैकल्टी के बारे में। तो बिहार के कॉलेज में फैकल्टी बहुत कम है, टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो बहुत कम है बिहार के कॉलेज में। जैसे मेरी ब्रांच में देख लो, मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 फैकल्टी हैं, CSE ब्रांच में सिर्फ 3 फैकल्टी हैं जो पूरा डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं।
लगभग 250, हाँ 250 बच्चे को सिर्फ 3 फैकल्टी संभालते हैं। बताओ, चारों साल मिला के मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों में सीएससी ब्रांच है, चारों सीएससी ब्रांच को सिर्फ 3 फैकल्टी देख रहे हैं। फैकल्टी कम होते हैं, फैकल्टी अच्छे भी होते हैं, और फैकल्टी से जितना रिलेट रहोगे उतना मार्क्स मिलते रहेंगे। सारे फैकल्टी नहीं है कि मार्क्स दे देंगे ऐसे, जितना पढ़ाई करोगे उस हिसाब से मार्क्स दे देते हैं फैकल्टी। सारे फैकल्टी अच्छे होते हैं, कुछ हो सकता है कि ना अच्छे हों आपके लिए, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट का। एग्ज़ाम रिज़ल्ट बिहार में यही प्रॉब्लम है, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो वहाँ पे रिज़ल्ट काफ़ी देरी से दिया जाता है, ठीक ना, बहुत देरी से दिया जाता है रिज़ल्ट। आपका अगला सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा तब आपका इससे पिछले का सेमेस्टर का आपको रिज़ल्ट देगा, इतना लेट कर दिया जाता है यहाँ पे। और एग्ज़ाम्स कब होगा ये भी तय नहीं होता है, कब एग्ज़ाम्स ले ले, कब नोटिफिकेशन आ जाए, 2-2 महीना पे यहाँ पर सेमेस्टर गैप हो जाता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, मेरे कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का ईयर बैक लग गया। ईयर बैक मतलब अब 1 साल पीछे हो गए हैं, ठीक ना, 1 साल पीछे, ईयर बैक मतलब 1 साल पीछे हो गया, आपको फिर से वही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो उसी के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप इतना ख़राब रिजल्ट काहे दे दिए। 1-2 बच्चों का होता तो कोई दिक्कत बात नहीं, 70-80 बच्चों का ईयर बैक लग गया एक कॉलेज में, तो डेफिनेटली है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, एग्ज़ाम अच्छे से पेपर चेक नहीं किया गया, कॉपी चेक नहीं किया गया बच्चों का, इसके लिए बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये चीज़ें होती हैं रिजल्ट में, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है रिजल्ट में। सीजीपीए आपको मेंटेन करके रखना है, अच्छे सीजीपीए बरकरार रखना है, 8+ सीजीपीए आपको बरकरार रखना है, इतना पढ़ाई कर लेना है। सीजीपीए कैसे बढ़ते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सीजीपीए बढ़ाना है तो आपको इंटरनल एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है। देखिए 20 मार्क का इंटरनल एग्ज़ाम होता है और 10 मार्क आपको अटेंडेंस और असाइनमेंट की दिया जाता है, टोटल 30 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होता है। तो कोशिश करना कि 25 मार्क्स आ जाए, 30 में 25 मार्क्स आ जाए तो अच्छे खासे सीजीपीए बन जाएंगे, तुम्हारे अच्छे खासे सीजीपीए बन जाएंगे, ठीक ना, 8 के आसपास सीजीपीए बन जाएगा। अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम अच्छा भी नहीं जाता है फिर भी 8 के आसपास सीजीपीए बन जाएगा। ओके, वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बीटेक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही बेस्ड है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा, तो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। तो कॉलेज में आने के बाद जब रिज्यूमे बनाओगे, कॉलेज में आने के बाद जब प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो रिज्यूमे मांगता है, तो रिज्यूमे प्रोजेक्ट नहीं दिखाओगे तो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना है, और सीएससी ब्रांच से आते हैं तो प्रोजेक्ट तो अच्छे बनाना है। प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च कर लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में बनता है, तुमको अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मेनली फाइनल ईयर में, ठीक ना, मेनली फाइनल ईयर में अच्छा प्रोजेक्ट आपको फाइनल ईयर में मांगा जाता है। बाकी सेकेंड ईयर से ही प्रोजेक्ट्स बनाना, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देना सेकेंड ईयर से ही बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। गेट प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो प्लेसमेंट तो होने रही बिहार के बच्चों की, बिहार इंजीनियरिंग के बच्चों की, तो उनके पास एक ऑप्शन बनता है गेट का, और दूसरी एक ऑप्शन है सरकारी जॉब के भी ऑप्शन है। सरकारी बोला जाता है कि सीएससी के लिए सरकारी जॉब का कोई ऑप्शन नहीं, सीएससी के लिए भी है सरकारी जॉब अवेलेबल है, बहुत कम है लेकिन उनके लिए भी सरकारी जॉब है सीएससी के लिए बच्चों के लिए। ओके, तो गेट प्रिपरेशन ज़रूर करना, सेकेंड ईयर से ही गेट स्टार्ट कर देना, प्रिपेयर करना गेट के लिए प्रिपरेशन। गेट का एग्ज़ाम देकर तुम आईआईटी में जा सकते हो, एनआईटी में जा सकते हो। सिर्फ एक गेट एग्ज़ाम देके आईआईटी एनआईटी किसी भी कॉलेज में जिस तरह का स्कोर रहेगा गेट में, उस हिसाब से तुम्हारा एडमिशन आईआईटी और एनआईटी और अदर कॉलेजेस में होगा। और गेट के थ्रू तुम डायरेक्ट जॉब भी पा सकते हो बड़े पीएसयूज में, ठीक ना। ये पीएसयूज क्या होता है यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना, और गेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्ट आप बीटेक के बाद तुम्हारा जॉब लग जाएगा पीएसयूज में, अच्छा अगर रैंक रहा तो, ठीक ना। तो गेट को तैयार करना कंपलसरी है कि अगर आप आगे जाना चाहते हो तो गेट का तैयारी करना है। आईआईटी एनआईटी में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आईआईटी एनआईटी का पैकेज तो पता ही होगा, नहीं पैकेज पता होगा तो पता कर लेना, करोड़ों में पैकेज लगता है, करोड़ों रुपये का जॉब लगता है उन सबको।
तो अगर गेट का प्रिपरेशन करोगे तो IIT NIT में जाने का चांस रहेगा और अच्छा खासा जॉब पाने का भी चांसेस रहेगा। वैसे सारे कॉलेज में, बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे अब स्टार्टअप के लिए जोर दिया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए अगर तुम्हारा स्टार्टअप आइडिया अच्छा है तो सरकार तुमको 15 लाख रुपये देगी अपना उद्योग स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये शायद देती है बिहार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार 10 लाख रुपये देती हैं। और भारत सरकार भी लोन पर पैसे देती हैं आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप स्टार्टअप के लिए आपको देख रहे हो तो स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक ना। तो यही था कि तुम IIT और NIT में एडमिशन कर सकते हो। बीटेक के बाद भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बिहार से बीटेक किया तो एमटेक कर सकते हो, IIT से NIT से एमटेक कर सकते हो, ठीक ना। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ छूटा तो नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ। एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इन दिस वीडियो। सो अगर कोई भी चीज़ छूट गया, मैंने सिलेबस के बारे में भी बता दिया, कॉलेज प्लेसमेंट के बारे में भी बता दिया। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। तो अगर प्राइवेट जाना चाहते हो, बिहार में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। बिहार के बाहर तो ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन बिहार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ठीक ठाक खर्चा होता है। 4 लाख तक में प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाता है, 4-5 लाख में। मुझे नहीं पता, मैं बस गेस कर रहा हूँ, ब्लेम मत करना, ठीक ना। सिलेबस से लेकर सारी चीज़ें मैं बता दी, फीस भी बता दी कि बहुत कम फीस है। 40,000 में पूरा बीटेक हो जाता है। बस रहने और खाने का दिक्कत है, जिसके लिए तुमको पैसा अलग से लगेगा। अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो, किसी दूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो बस, हाँ ठीक। तो मैंने अपने बारे में भी बता दिया कि मेरा नाम जैसे चंदन है और CSE ब्रांच है मेरा, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। कॉलेज के बारे में पता कर लेना, पता चल जाएगा, वीडियोस देखोगे मेरी तो, ओके। तो सारी चीज़ें आई होप मैंने बता दी हैं। और कोई भी चीज़ छूट गया है तो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो थैंक यू सो मच। और सारी चीज़ें, ये प्रोसेस जो है मैं बताता जाऊँगा, टाइम आते आते मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। कब एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा ब्रांच चूज करना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड और क्या बताऊँ। तो मिलते हैं, रहने देते हैं इतना ही। कुछ छूट गया हो तो बताना, और कोई मिस्टेक्स हो तो वो भी बता देना कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उस मिस्टेक्स को सही कर लूँ, कुछ मैंने गलत बताया हो तो। कॉलेजेस कौन से हैं तुम्हें पता ही चल जाएगा, मेरे वीडियोज़ देखते रहोगे तो। चलिए मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय। ओह सॉरी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है। तो अभी 2 बार गेट ठकठका चका जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो।